दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट, सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। जयराम ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग की। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंदु गोस्वामी ने भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। इससे पहले उन्होंने हिमाचल की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बनकर मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का भरोसा जताया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह ने शिमला की रामपुर में मतदान किया। प्रतिभा सिंह ने मतदान करने के बाद कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अब 8 दिसंबर को घोषित होंगे। फिलहाल सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा और प्रतिभा सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने डाला वोट। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार चुनने के लिए जनता ने आज मतदान केंद्र पर जाकर बढ़ चढ़कर वोट डाले। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो 5 बजे तक चली। सुबह से ही राज्य के बड़े नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ सिराज विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। मतदान करने के बाद जेपी नड्डा ने पत्रकारों से कहा कि प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग कर अपनी पसंद की सरकार 5 साल के लिए चुनती है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें और प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। इस बीच जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने भी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 नवंबर को बीजेपी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके निर्वाचन क्षेत्र घाट लोडिया से उम्मीदवार बनाया है और कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 14 महिलाएं, अनुसूचित जाति के 13 तथा अनुसूचित जनजाति के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाजा जडेजा के नाम भी सूची में शामिल हैं। हार्दिक पटेल विरामगाम से और रिवाजा जडेजा जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सूची जारी करते हुए कहा था कि बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर सीटों पर मौजूदा विधायकों की सहमति से ही अन्य उम्मीदवार उतारे गए हैं। अगली बड़ी खबर, हरियाणा पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान चली तलवारें, रोकी गई पोलिंग। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल के निसिंग ब्लॉक के फतेहगढ़ गांव में तलवारें चल गईं। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद वोटिंग को रोक दिया गया। गांव में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सरपंच का चुनाव सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और इसका ताजा उदाहरण आज गाँव फतेहगढ़ में देखने को मिला, जहाँ पर वोट डालने के लिए एक बुजुर्ग पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में वोट डालने को लेकर विवाद हो गया था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति पर नियंत्रण पाया। इसके बाद घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपनी 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की ये तीसरी लिस्ट है। इसमें इंद्रनील राजगुरु को शामिल किया गया है। राजगुरु ने कांग्रेस में वापसी की है। वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, लेकिन हाल ही में कांग्रेस में फिर से वापस आ गए। कांग्रेस ने इंद्रनील राजगुरु को राजकोट पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस
ने पिछले शुक्रवार को 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। फिर गुरुवार को कांग्रेस ने 46 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसी के साथ ही कांग्रेस अब तक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मिलकर लड़ेंगी एमसीडी का चुनाव। ये आपको बता दें कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के संगठन आजाद समाज पार्टी ने शुक्रवार को साथ मिलकर एमसीडी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन भी हुआ है और इस गठबंधन को हिस्सेदारी मोर्चा नाम दिया गया है। गठबंधन ने शहर के अल्पसंख्यक और दलित बहुल इलाकों में 100 वार्डों पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोनों दलों के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एआईएमआईएम 100 में से 68 वार्ड पर जबकि शेष 32 पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम दिल्ली इकाई के अध्यक्ष कलीमुल हजीब ने बताया कि दोनों पार्टियों के नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने के फैसले को उनके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने अनुमति दी है। हफीज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने इन इलाकों की पूरे तरीके से उपेक्षा की है जहां पर दिल्ली में मुस्लिम और दलित रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कुल आबादी में मुस्लिम 15% और दलित 16% हैं। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मिलकर एमसीडी का चुनाव लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके गुट के नेता और सांसद गजानन कीर्तिकर शुक्रवार को एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एकनाथ शिंदे के साथ दिख रहे हैं। इसमें शिंदे गजानन को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। गजानन एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगले में गए थे। मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले एक गुमराह कर रहा और दूसरा विज्ञापन कर रहा। ये आपको बता दें कि हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। इसी बीच एबीपी न्यूज की टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की, जिसमें जेपी नड्डा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और वे हिमाचल के साथ साथ गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि यह चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है तो उन्होंने जवाब दिया कि हर चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है और यह चुनाव भी उतना ही जरूरी है। आज हिमाचल की जनता फैसला करने वाली है और अगले 5 साल के लिए नींव रखने वाली है। मैं तो वातावरण देख रहा हूं, सभी लोग बीजेपी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, मोदी जी से अभी अटूट प्रेम करते हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने धरती पर सब कुछ उतारा है उसको लेकर लोगों में बहुत ही प्यार है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार परंपरा बदलेगी और राज वही रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि कोई काम करे बिना ही वो अपने आप सरकार में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग काम करने आए हैं, हिमाचल और देश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए हिमाचल की जनता ने हमारे काम को देखा है, सराहा है और उसे हमने रुकने नहीं दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में राज नहीं रिवाज बदलने वाला है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जनता फिर से बीजेपी की सरकार लाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना का सूर्योदय अब दूर नहीं, पीएम मोदी बोले जब अंधेरा बढ़ता है तो कमल खिलता है। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेगपेट में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह दुख की बात है कि जो लोग तेलंगाना के नाम पर आगे आए, सत्ता में आते ही उन्होंने राज्य को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार और यहाँ के नेताओं ने हमेशा राज्य की क्षमता और यहाँ के लोगों की प्रतिभा के साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी पार्टी ने तेलंगाना के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि जब अंधेरा बढ़ता है तो उस स्थिति में कमल खिलने लगता है। भोर से ठीक पहले तेलंगाना में कमल को खिलते देखा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के मेहनती कार्यकर्ताओं के कारण अंधेरा छटने लगा है। यह हाल के चुनावों के नतीजों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हाल ही के उपचुनावों से पता चलता है कि सूरज उगेगा और पूरे तेलंगाना में कमल खिलेगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुजरात के घोषणा पत्र में किया बड़ा वादा, कहा गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। ये आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त इलाज से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई बड़े ऐलान किए हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम किए जाने का भी वादा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से कहा कि सरदार पटेल के गांव के लोग उनसे मिले। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन चला रहे हैं कि इस नाम को बदला जाए, नरेंद्र मोदी के नाम पर कहीं और स्टेडियम बना देते। अशोक गहलोत ने स्टेडियम का नाम बदलने पर कहा कि इस प्रकार की परंपरा बीजेपी गुजरात में डाल रही है, वो इसको किसी भी रूप में उचित नहीं मानते हैं। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल कर फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम करने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान उसने बार बार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके जरिए गुजराती अस्मिता का मुद्दा भी उठाया है। इसी साल जून में यह खबर भी सामने आई थी कि स्टेडियम का नाम बदलने की मांग को लेकर पाटीदार समुदाय ने एक आंदोलन भी किया था। खास बात यह है कि इस मांग को उस गुट का भी समर्थन हासिल था जिसने 2015 में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में व्यापक आंदोलन किया था। हालांकि हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में वापसी की कोशिशों में बीजेपी, कांग्रेस को बदलाव की पूरी उम्मीद। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान के महज 2 घंटे के भीतर ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आने लगी। लोग बर्फ का रास्ता चीरकर वोट डालने पहुंचे। राज्य में काबिज बीजेपी के लिए मौजूदा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए राज्य में पहली बार लगातार दूसरी दफा सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राज्य की जनता पुरानी परंपरा कायम रखते हुए उसे जनादेश दे। पर्वतीय राज्य में सुबह 8 बजे मतदान शुरू होने के बाद शुरुआती समय में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन धूप निकलने के साथ मतदाताओं की संख्या भी बढ़ने लगी। आज को मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हिमाचल में सभी उम्मीदवारों की किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदलने का दावा किया जा रहा है, यानी कि हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। लेकिन आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।